नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम अंधेर नगरी नाटक जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अंधेर नगरी नाटक के कथ्य पर हमने बात की थी और इसके पश्चात इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु किस किस वर्ग पर व्यंग्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। शासक वर्ग पर वे व्यंग्य करते हैं, प्रशासक वर्ग पर, कि शासक जो है वे तो विदेश में बैठा हुआ है, पर जो अधिकारी है वे भ्रष्टाचारी हैं, वे रिश्वतखोर हैं और यहाँ पर जनता को अनेक प्रकार से टैक्स लगा रहे हैं, कर लगा रहे हैं और रिश्वत ले करके अपना कार्य कर रहे हैं। तो बाजार में पाचक वाले के माध्यम से, कुंजड़िन के माध्यम से और हलवाई के माध्यम से, ब्राह्मण आदि विभिन्न सब विक्रेताओं के माध्यम से प्रशासक वर्ग पर व्यंग्य कर रहे हैं। पाचक वाला जो चूरन बेचने वाला है, वे चूरन बेचते हुए गीत गाता है और उस गीत के माध्यम से अफसरों की जो अधिकारी वर्ग है उनके भ्रष्टाचार और उनकी रिश्वतखोरी पर व्यंग्य करता है। वे कहता है, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। कि जितना अधिकारी वर्ग है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है और वे प्रजा से कहीं भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आते और जितनी भी रिश्वत लेते हैं वो सब पचा जाते हैं, सब हजम कर जाते हैं। और फिर इसके साथ ही अंग्रेजों की कूटनीति और उसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है। अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत की समाज की क्या दुर्दशा हो रही है उसका भी चित्रण करते हैं। कहते चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। कि अंग्रेज आए तो व्यापार करने के लिए थे, आर्थिक लाभ करने के लिए आए थे, परंतु यहाँ आकर के वे अपनी कूटनीति के कारण पूरी शासन व्यवस्था को उन्होंने हिला दिया, पूरे हिंद को ही हजम कर गए, पूरे हिंदुस्तान पर ही कब्जा कर लिया। और जो प्रजा की रक्षा करने वाले, जो कानून की रक्षा करने वाले थे, जो पुलिस वाले हैं, वे सब भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और जो कानून की रक्षा करते हुए न्याय करने वाले हैं वे ही न्याय ना करके और कानून के साथ खेल रहे हैं। तो ये नाटक वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है। तो कहते कि चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो पुलिस वाले जो कानून की रक्षा के लिए हैं, कानून के लिए जिनको नौकरी दी गई है, वही कानून को हजम कर रहे हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश किया। और जो नौकरशाह लोग हैं, अधिकारी वर्ग है, वो कितने असंवेदनशील हो गए, कितने अकर्मण्य हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हो गए। उनकी उदासीनता पर, उनकी असंवेदनशीलता पर, उनकी अकर्मण्यता पर भारतेंदु इस नाटक में व्यंग्य करते हैं कि चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। दूना टिकस, टिकस मतलब टैक्स, भाषा लोक भाषा से शब्दों को लिया गया है। हाकिम सब जो खाते, हाकिम यहाँ नौकरशाही के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए आया, प्रशासक वर्ग के लिए आया। कि वे यहाँ आकर के इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि उनका अपना कर्तव्य तो वे भूल गए हैं, पर प्रजा के दुख सुख की भी चिंता नहीं है। उनके मन में प्रजा के लिए संवेदनशीलता नहीं रही है और प्रजा अपनी 2 वक्त की रोटी भी नहीं कर पा रहे और उन पर टैक्स का भार और अधिक पड़ रहा है। तो सब पर दूना टिकस लगाते हैं और फिर नौकरशाही पर व्यंग्य भी करते हैं कि जैसा काजी वैसा पाजी। राजा भी वैसा है, शासक भी वैसे हैं और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी वर्ग हैं वे भी वैसे ही हैं, वे भी पाजी। रैयत राजी, रैयत प्रजा, और प्रजा किस लिए खुश है, टके सिर भाजी।
हर चीज टके सेर मिल रही है। तो जब विदेशी यहाँ पर शासक आए तो वो विदेश का तैयार माल लेकर के आए, और यहाँ का जो स्वदेशी था, जो यहाँ का कच्चा माल था, वो विदेशों में ले जाते थे। तो विदेश से तैयार माल आकर्षक होता था, तो प्रजा उसको खरीदने के लिए, उसको लेने के लिए लालायित हो जाती थी। तो रैयत राजी, प्रजा तो प्रसन्न थी, प्रजा खुश थी कि उन्हें आकर्षण मिल रहे थे। तो इस तरह से नौकरशाही पर भी व्यंग्य करते हैं इस नाटक में। और ऐसे जब शासक सत्ता, जब सत्ता वर्ग पूरी तरह से उत्पीड़न में युक्त हो, जब सत्ता वर्ग पूरी तरह से तानाशाह हो जाए, तो वहां प्रजा की स्थिति कैसी रहती है? प्रजा की मनस्थिति उदासीनता वाली हो जाती है। फिर प्रजा के मन में कोई उत्साह का भाव, कोई देश के प्रति प्रेम का भाव नहीं रहता। शासक वर्ग के विरुद्ध आवाज उठाने की भी उन्हें चिंता नहीं रहती। गोवर्धन दास के मुख से ये संवाद जो है वो प्रजा की मनस्थिति का उद्घाटन करता है कि माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद में राम भजन करना। तो ये प्रजा की स्थिति है कि प्रजा जो है बस उनको सब मिल रहा है, वे रोज खा पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, राम का भजन कर रहे हैं, उनको उतने से। देश की दुर्दशा कैसी हो रही है, देश का क्या हाल हो रहा है, उसकी उन्हें चिंता नहीं है। तो इस तरह से प्रजा की उदासीनता पर, प्रजा की उपेक्षापूर्ण दृष्टि पर व्यंग्य किया गया, और प्रजा के भीतर राष्ट्रीय चेतना का भाव, पराधीनता का भाव जगाने का प्रयास इस नाटक में किया गया है। और जनता कैसी हो गई है? लोभ की वृत्ति से युक्त हो गई है कि बस उन्हें प्रलोभन मिल रहे हैं और वे उन प्रलोभनों से ही संतुष्ट हैं। तो जनता की जो लोभ वृत्ति है वो राष्ट्र के लिए कितनी घातक हो सकती है, राष्ट्र का कितना विनाश कर सकती है, ये इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु प्रस्तुत करते हैं। और नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में ही महंत के मुख से वो यही कहलवाते हैं कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। कि सभी पाप की जड़ जो है, मूल जो है, वो लोभ ही है, और लोभ ही इज्जत को, मान सम्मान को मिटा देता है, समाप्त कर देता है। और यही स्थिति भारत में हुई। हमारी जो सामंतीय व्यवस्था थी, जो रियासतों के राजा थे, वे अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण, अपने तुच्छ लोभ के कारण किस प्रकार से देश को हानि पहुंचा रहे थे, राष्ट्र के लिए कैसे वे घातक सिद्ध हो रहे थे, ये इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु प्रस्तुत करते हैं। पूरी सामंतीय व्यवस्था के ऊपर एक व्यंग्य है उसके ऊपर, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि एक रात में ही, एक दिन में ही लिखा गया नाटक है, और बिहार के एक सामंतीय राजा की कुशासन व्यवस्था को देखकर उस पर व्यंग्य करते हुए लिखा गया, और किस प्रकार विवेकहीन सामंतीय व्यवस्था और उसका जो कुशासन है वो कैसे देश का तो विनाश कर ही रहा है, समाज को भी, समाज में सांस्कृतिक मूल्यों का भी अवमूल्यन कर रहा है, नैतिक मूल्यों का भी हनन हो रहा है। तो इस नाटक में उस विवेकहीन सामंतीय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया। ये सामंतीय व्यवस्था क्या थी? जो राजा है उसका पुत्र ही दोबारा राजा बनेगा, फिर उसका तो पुत्र, पूरा पैतृक वंश परंपरा चल रही थी। योग्यता को, गुणों को महत्व नहीं दिया जा रहा था, बस उस वंश में उत्पन्न हो गए तो इसलिए वो राजा बन गए, सामंत बन गए। और वे कितना विवेक शून्य है, और उसकी विवेकहीनता किस प्रकार से प्रजा के लिए हानिकारक होती है, इस पर नाटककार ध्यान केंद्रित करते हैं। अंधेर नगरी पूरा नाटक का नाम ही, शीर्षक ही प्रतीकात्मक है
अंधेर नगरी जो है वे पूरी अंध व्यवस्था की प्रतीक है। और जो चौपट राजा विवेकहीनता का प्रतीक है। न्याय की संपूर्ण प्रक्रिया अंधता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो इस नाटक में राजा दिखाया गया, उसकी विवेक शून्यता दिखाई गई कि एक बकरी के मरने पर फांसी की सजा देनी है तो किसको देनी है, तो राजा ये न्याय नहीं कर पाता है। और उसके लिए वे सिर्फ नशे में उन्मत्त ही रहता है। उसके लिए सिर्फ अपने ऐशो आराम का ही जीवन है। प्रजा की क्या स्थिति है उसको उससे कुछ लेना देना। तो शासन सत्ता की संवेदनहीनता को प्रस्तुत करने के लिए इस नाटक की रचना भारतेंदु करते हैं। इसी तरह से एक और राजनीतिक विसंगतियों को, शासक वर्ग के शोषण को प्रस्तुत करने के लिए, उसका रूप सामने लाने के लिए इस नाटक की रचना भारतेंदु ने की। और दूसरी ओर सामाजिक विषमताओं को, सामाजिक विसंगतियों को भी प्रस्तुत करने के लिए इस नाटक की रचना की है। उन पर भी व्यंग्य किया गया है। किस प्रकार से समाज में जातिगत भेदभाव के कारण, वर्ग भेद के कारण, आर्थिक प्रलोभनों के कारण सांस्कृतिक अवमूल्यन हो रहा है, वे दिखाना इस नाटककार का उद्देश्य है। नाटक में स्पष्ट कहते हैं कि साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। कि समाज की स्थिति कैसी हो गई है, जो सत्य बोल रहा है वे तो भटक रहा है, वो तो इधर उधर मारा मारा डोल रहा है। और जो छली कपटी है, जो झूठ बोलने वाला है, वो सिर चढ़ करके बोल रहा है। प्रकट सभ्य अंतर छलधारी। और लोग कैसे हो गए, मुखौटा लगाए हुए, भीतर से कुछ बाहर से कुछ। उनकी कथनी और करनी में बड़ा ही अंतर हो गया। बाहर से तो वे बड़े सभ्य दिखाई देते हैं, पर भीतर छल कपट से युक्त हैं। सोई राज सभा बल भारी, साच कहे तब पन ही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। कि समाज की स्थिति कैसी हो गई है, जो सत्य बोलने वाला है वो पनही खावे। पनही मतलब जूता, उसको तो जूता पड़ता है। और जो झूठ बोलने वाला है, अनेक प्रकार से छल कपट कर रहा है, वो अनेक पदवियों को प्राप्त कर रहा है। राज बहादुर की, साहब बहादुर की पदवी को प्राप्त किए जाते। तो जो विदेशी शासक थे, ब्रिटिश शासक थे, वे ऐसी पदवियां दे दे करके, इस तरह की उपाधियां दे दे करके उनको प्रसन्न, सामंतों को, जमींदारों को, महाजनों को प्रसन्न कर रहे थे और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। तो इस तरह से जो सत्य कहने वाला है उसे तो जूते पड़ रहे हैं, और जो झूठ बोलने वाले हैं वे सिर चढ़कर बोल रहे हैं और अनेक उपाधियों को प्राप्त कर रहे हैं। तो किस तरह से समाज का अवमूल्यन हो रहा है। और इसी तरह से धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग्य किया कि जो ब्राह्मण हैं वे अपने स्वार्थ के लिए, तुच्छ स्वार्थ के लिए जाति को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, धर्मांतरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो धर्म के ठेकेदार, जिनके ऊपर धर्म की रक्षा का दायित्व है, और वही धर्म की रक्षा ना करके धर्म को बेच रहे हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में, बड़ी पैनी भाषा में अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु उन पर, ब्राह्मणों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, जात ले जात टके सेर जात। ब्राह्मण जो है वो अपनी जात को बेच रहा है, 1 टका दो, हम अपनी जात बेचते हैं। तो पूरी जाति व्यवस्था पर और उनके धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग्य है। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे। तो पैसे के लिए, धन के लोभ के लिए कितना धार्मिक, नैतिक अवमूल्यन हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वे स्पष्ट रूप से इस नाटक में दिखाते हैं। कि टके के वास्ते झूठ को सच करो, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते
पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनाए। वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, सच्चाई, बढ़ाई सब टके सेर। तो इस तरह से समाज में धर्म किस तरह से, परिवार की मर्यादा, इज्जत, सम्मान, मान सब कुछ अर्थ के बल पर लोभ के वशीभूत हो गया है, इसका एक पर्दाफाश, एक स्पष्ट चित्र भारतेंदु हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हम इस शीर्षक की सार्थकता की बात करें कि नाटक का जो शीर्षक रखा गया है वो कितना सार्थक है। पूरा नाटक का जो अंधेर नगरी शीर्षक है, ये दोषपूर्ण राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के प्रतीक के रूप में आया है। चौपट राजा किसी व्यक्ति विशेष का, एक राजा के ही सूचक नहीं है, अपितु संपूर्ण व्यवस्था की बुद्धिहीनता का प्रतीक है। और ये बुद्धिहीनता ही अंधापन है। और जो इस नाटक में, अंधेर नगरी में, इस अंधापन को ही, इस बुद्धिहीनता को ही, इस विवेक शून्यता को ही प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध आलोचक हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने इस नाटक के उद्देश्य पर चर्चा की कि भारतेंदु का इस नाटक लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। वे कहते हैं कि अंधेर नगरी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। इस तरह भारतेंदु ने नाटकों को जनता का मनोरंजन करने के साथ साथ राजनीतिक शिक्षण करने का भी साधन बनाया। तो ये नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन करना मात्र भारतेंदु का उद्देश्य नहीं था, या केवल समाज की समस्याओं को प्रस्तुत कर देना, सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत कर देना भारतेंदु का उद्देश्य नहीं था। अपितु जो राजनीतिक अंधेर गर्दी चल रही थी, इस अंधेर गर्दी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे ये समाप्त किया जाए और इसके लिए भारतीय जनता को कैसे जगाया जाए, ये नाटककार का उद्देश्य है। ये भारतेंदु का मुख्य उद्देश्य था। तत्कालीन भारतीय समाज और राजनीति का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करना, और उस यथार्थ स्वरूप को तो रखते हैं, और नाटक का जब अंत होता है तो अंत में वो एक संदेश भी देते हैं कि जब समाज से धर्म चला जाता है, जब समाज में बुद्धिहीनता की स्थिति आ जाती है, जब राजा विवेक शून्य हो जाता है, तब राजा का, राज्य का संपूर्ण विनाश हो जाता है। ये नाटक का संदेश अंत में नाटककार भारतेंदु देते हैं। वे कहते हैं, जहां न धर्म न बुद्धि, न ही नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही न से जैसे चौपट राजा। नाटक में जो कथ्य चौपट राजा की कहानी बताई गई कि जिस प्रकार से चौपट राजा अंत में अपनी विवेकहीनता के कारण, अपनी बुद्धिहीनता के कारण विनाश को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसी तरह से जहाँ जहाँ इस तरह की राज व्यवस्था होती है, जहाँ जहाँ ऐसे कुशासन होता है, जहाँ जहाँ धर्म बुद्धि का, नैतिकता का ह्रास होता है समाज में, तो वह समाज, वह राष्ट्र इसी तरह से ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ये बतलाना नाटककार का एक उद्देश्य रहा। और इस नाटक में भारतेंदु ने अनेक समस्याओं पर भी विचार किया है कि भारत पराधीन क्यों हुआ, वे बार बार पराधीन क्यों होता रहा है, उसके मूल कारणों की भी जांच होनी चाहिए। तो जनता को पराधीनता के मूल कारणों से अवगत करवाना भी नाटककार का उद्देश्य रहा। मूल कारण क्या है? आपसी फूट, आपसी शत्रुता।
विभिन्न सामंत रियासतों के राजा थे, वो आपस में बैर कर रखते थे। आंतरिक कला थी और इसका लाभ विदेशी शासकों द्वारा उठाया गया। शक आए, हूण आए, यूनानी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब ने इस आंतरिक फूट का, आंतरिक कला का, शत्रुता का लाभ उठाया। तो इसी के लिए कहते हैं ले हिंदुस्तान के मेवा फूट और बैर, कि फूट मतलब आपसी कला, आपसी आंतरिक कला, और बैर शत्रुता, ये हिंदुस्तान के मेवा है। ये मूल कारण है भारत की पराधीनता होने का, पराधीन होने का। तो इस आपसी फूट को, आपसी शत्रुता के भाव को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। तो नाटक के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, ये नाटककार का उद्देश्य है। राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ, स्वर पूरा राष्ट्रीय चेतना जाए। हालांकि भारतेंदु युगीन साहित्यकारों पर यह आरोप लगाया जाता है कि इनका जो साहित्य है वो राज प्रशस्ति का साहित्य है, पर वास्तव में प्रारंभ भले ही भारतेंदु युगीन रचनाओं का, उनके साहित्यकारों की रचनाओं का स्वर राज प्रशस्ति का दिखता है, क्योंकि प्रारंभ में भी उन्हें लगता है कि विक्टोरिया शासन आ गया तो हमें सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। पर जब उन्हें उनकी असलियत, उनकी कूटनीति का पता चलता है तो वह उसका विरोध सबसे अधिक करते हैं। तो राष्ट्रीय नव जागरण की जो चेतना है वे भारतेंदु युगीन साहित्य में से ही मिलती है। और इस तरह से ये नाटक केवल अतीत का दिग्दर्शक ही नहीं है, वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी शासन व्यवस्था में जब जब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी अधिकारी वर्ग में होती है तो प्रजा को उसका, किस प्रकार से प्रजा का उत्पीड़न होता है, वे आज भी हमारे सामने प्रस्तुत है। इस तरह से ये नाटक सार्वकालिक और सार्वदेशिक है, सदैव प्रासंगिक रहने वाला है। भ्रष्ट राजतंत्र और दूषित न्याय व्यवस्था के माध्यम से मूल्यहीनता और समाज के खोखलेपन की एक यथार्थ प्रस्तुति इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु करते हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं इस नाटक की भाषा शैली को लेकर के, कि नाटक की भाषा कैसी है, क्योंकि खड़ी बोली प्रारंभ है, गद्य में खड़ी बोली का प्रारंभ हो रहा है और उससे पूर्व पूरे साहित्य की भाषा 500 वर्षों तक ब्रज रही है। और नाटक के रूप में भारतेंदु के इस नाटक में देखते हैं तो एक भाषा में सजीवता, एक जीवंतता, एक नया तेवर दिखाई देता है, उसमें कहीं लोक का स्वरूप भी दिखाई देता है। तो इनकी भाषा की विशेषताओं को देखते हुए प्रसिद्ध नाटक निर्देशक है गिरीश रस्तोगी, उन्होंने कहा कि व्यंग्य और प्रहार में उनकी नाट्य भाषा यहाँ सक्षम है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा का नितांत नया समन्वित प्रयोग, वह भी नवीन तेवर के साथ, भारतेंदु के पुनर्मूल्यांकन के अनेक द्वार खोलता है। तो भाषा की दृष्टि से इनके नाटकों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अनेक नवीन आयाम इन नाटकों के माध्यम से हम देख सकते हैं। ऐसे ही नाटक निर्देशक एक सत्यव्रत सिन्हा है, उन्होंने इनकी भाषा के विषय में कहा कि वस्तुतः इसकी शैली पारसी रंगमंच की है और कथ्य विषय के अनुकूल ही इसकी भाषा है, क्योंकि उस समय पारसी थिएटर चल रहे थे जिनमें मनोरंजन मुख्य उद्देश्य रहा करता था और उनमें लोक गीतों को अधिक महत्व दिया जाता था और फुहड़ता, अश्लीलता भी थी। तो पारसी रंगमंच को सामने देखते हुए नाटक को साहित्य से जोड़ने का प्रयास भारतेंदु करते हैं और समाज की समस्याओं को लेकर के आते हैं और कथ्य के अनुकूल ही भाषा का भी प्रयोग करते हैं कि भाषा में प्रवाहमयता है, आंतरिक लय है, एक अन्विति दिखाई देती है। भाषा में बड़ा पैनापन, रवानगी है। चाहे आप बाजार में विभिन्न विक्रेताओं के संवादों में देखिए, उनके लोकगीतों में देखिए, एक पैनापन, एक रवानगी दिखाई देती है।
भाषा बड़ी हरकत भरी है, जीवंत है, अर्थ संकेतों से युक्त है और पात्रों के अनुकूल है। नेमीचंद्र जैन ने इसलिए कहा कि हर निर्देशक अपनी कल्पनाशीलता से इसमें नया आस्वाद पैदा कर सकता है। ये नाटक की रंगमंचीयता को केंद्र में रखते हुए इस नाटक के विषय में नेमीचंद्र जैन ने कहा, इस नाटक का सफल मंचन हुआ। अनेक नाटककारों ने निर्देशकों ने इस नाटक का सफल मंचन किया। लोक नाट्य शैली में लिखा गया नाटक है, इसीलिए गिरीश रस्तोगी ने कहा कि एक और इसे निर्देशकों ने नौटंकी के रूप में प्रस्तुत किया, दूसरी ओर दक्षिण के यक्षगान लोक नाट्य रूप में भी, और तीसरा गायन नृत्य, संवाद उच्चारण, अभिनय शैली और गति सचर लोक नाटकों जैसा है। चौथा दृश्य जो है पूरे नाटक का, वो संपूर्णतः स्वांग शैली में लिखा गया है। तो इस नाटक को की प्रस्तुति के लिए बहुत आयाम है। उसको रंगमंच पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है और खुले मंच पर भी, नुक्कड़ नाटक के रूप में भी इसकी प्रस्तुति की जा सकती है। तो ये खुले सादे मंच का नाटक है। सत्यव्रत सिन्हा ने, बीवी कारंत ने, मुद्रा राक्षस ने, देवेंद्र राज अंकुर ने, गिरीश रस्तोगी आदि अनेक नाटक निर्देशकों ने इस नाटक का सफल मंचन किया है। और ये नाटक भाषा की दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से और उद्देश्य की दृष्टि से एक सफल नाटक रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और इस नाटक का अनेक बार सफल मंचन हुआ है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने अंधेर नगरी नाटक की चर्चा की। नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।